नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। लगभग 8 घंटे होगी चर्चा। सभी प्रमुख दलों ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। विपक्ष ने बिल को बताया असंवैधानिक। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय पर लगी संसद की मोहर। वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक राज्यसभा से संशोधन के साथ हुआ पारित। मार्च की जीएसटी कलेक्शन में 9.9% की वृद्धि। यूपीआई ट्रांजैक्शन भी 13.5% बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए पर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 लोग बनाए गए आरोपी। राज्य सरकार ने कहा जांच एजेंसी अपने हिसाब से करेगी कानूनी कार्रवाई। और अमेरिका आज से अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाएगा जवाबी शुल्क। राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के इस अंतिम सप्ताह के दौरान सरकार कई अहम विधायी कार्य पूरे करने में लगी हुई है। आज लोकसभा में संयुक्त समिति की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। इसके साथ ही लोकसभा में मुसलमान वक्फ रिपील विधेयक 2024 भी विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। दोनों ही विधेयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। उसी दिन इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था। इसके बाद इस साल 30 जनवरी को संयुक्त समिति ने इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। वहीं मुसलमान वक्फ रिपील विधेयक 2024 को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये विधेयक मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को निरस्त करता है। एक्ट वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और उनके खातों को रखने और प्रकाशित करने का प्रावधान करता है। वहीं बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। इस विधेयक को पिछले साल 9 अगस्त को लोकसभा में पेश और 3 दिसंबर को पारित किया गया था। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से इसे इस साल 26 मार्च को कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया था। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा के अनुमोदन की जानकारी भी देंगे। वहीं उच्च सदन की बात की जाए तो यहां लोकसभा से संशोधनों के साथ लौटाए गए बॉयलर विधेयक 2024 को पेश किया जाएगा। विधेयक को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में आप्रवास और विदेशी विधेयक बिल 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। विधेयक को 11 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और 27 मार्च को ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में कई अहम प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से बात की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर उन्होंने कहा कि यह विरोध कहीं न कहीं किसी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं। सर, जेपीसी की बड़ी बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा और आखिरकार बुधवार को संसद में वक्फ बिल आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? तो ये बिल जो आ रहा है बेहतरी के लिए आ रहा है। सरकार इसलिए लाई थी कि वक्फ के आमदनी का फायदा गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को मिले,
लेकिन आप देख रहे हैं शुरू से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मस्जिदों के इबादत गाह को पूरा सियासत गाह बना दिया। जिस तरह से काली पट्टी बांध करके प्रोटेस्ट करने के लिए किया और उसमें समाजवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज सबसे बड़ी अजमेर शरीफ का दरगाह है, अगर उसके सज्जादा नसीम नसरुद्दीन चिश्ती ये कह रहे हैं कि ये गरीबों के पसमानदा के हक के लिए, खवातीन के हक में है, तो उनको इमरान मसूद दलाल कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ये कांग्रेस कहीं किसी मुस्लिम में जा नहीं पाएगी। आज ये मुस्लिम्स को वोट बैंक समझ रहे हैं। आज मोदी जी आज सबका साथ सबका विकास, आपने ईद में भी देखा जिस तरह मोदी सौगात दिया, जो किट बता, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने, पुरुषों ने उनका शुक्रिया अदा किया, जैसे 3 तलाक में किया था। तो ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिल आएगा मैं तो अपील करूंगा कि इनको भी समर्थन करना चाहिए और निश्चित तौर से अगर देश के गरीब मुसलमान के साथ हैं तो इनको वोट करना चाहिए। पाल साहब, एक सवाल, 118 घंटे से ज्यादा का मंथन और 400 से ज्यादा रिपोर्ट, जिसमें कलेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट भी दी, और किस तरह की रिपोर्ट आपने रिकमेंडेशन? मैंने जो रिकमेंडेशंस किया है उसमें मैं धन्यवाद दूंगा कि गवर्नमेंट ने उसको अपने अमेंडेड बिल में ले करके आ रही है, क्योंकि वो पूरे देश के साथ हमने बड़े एग्जॉस्टिव रूप में पूरे देश का दौरा किया, सभी स्टेक होल्डर के साथ मिले, इस्लामिक स्कॉलर के साथ मिले, सिया सुन्नी बोर्ड के साथ मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मिले। तो उसके बाद जो रिकमेंडेशंस किया है, अब इससे बेहतर कानून हो नहीं सकता है और सरकार उस बिल को ला रही है, तो निश्चित तौर से ये बेहतरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वक्फ के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से वक्फ को लेकर लगातार मंथन का दौर चला, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई और रिकमेंडेशन के बाद बुधवार को बिल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि प्रत्येक वर्ग वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है। जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के समर्थन के बाद कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी इस बिल का खुला समर्थन किया है। Previously, Bishop Council of Kerala, they supported this bill. Now the CBCI, they came out openly and requesting the all MPs in India to support this bill. All the communities that previously we have seen that these leaders of Muslim community, they were supporting especially poor people. Now one by one, this we can see that Catholic Bishop Conference of India they are coming out. That means people of India supporting. One by one they are coming up and supporting, and they are requesting the MPs to support openly. It never happened. The people of India accept the vision of Prime Minister Modi ji. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कल त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए गुजरात के आणंद में स्थित संस्थान को सहकारी विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा। इसकी स्थापना से सहकारी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. राज्यसभा ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 कल कुछ संशोधनों के साथ ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में किए गए प्रावधानों में लीजिंग रेंट में 8 से 10% तक की कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे देश में हवाई किराए में भी कमी आएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। देश में विमान उद्योग 9.7% वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। महादेव सट्टा मामले में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई के दर्ज एफआईआर कॉपी सामने आ गई है। एफआईआर की कॉपी में भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों के नाम शामिल हैं। भूपेश बघेल को आरोपी नंबर 6 बनाया गया है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों को नाम शामिल हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर की थी उसमें भी बघेल का नाम था। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने
संलग्न आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही कहा है कि साक्ष्य के आधार पर केंद्रीय एजेंसी काम करती है। एक बहुत बड़ा सट्टे का व्यापार महादेव बेटिंग में हुआ और जैसे अब तक जांच से समझ में आता है कि बड़े बड़े लोगों का संरक्षण और इन्वॉल्वमेंट था प्रत्यक्ष रूप से। इनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, इस प्रकार के बेतुके तर्कों का कोई मायने नहीं है। सेंट्रल एजेंसियां हैं, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती है और जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा कि उनका सहभागिता है, इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करेगी। देश में जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। मार्च में जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी का कलेक्शन 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.9% की बढ़त हुई है। मार्च में जीएसटी का कलेक्शन इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ के राजस्व से 6.8% अधिक है। आइए बात कर लेते हैं सेहत की। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित समस्या है। ऑटिज्म के विषय में जागरूकता इस रोग की पहचान में उपयोगी है। आज विश्व ऑटिज्म दिवस है। ऑटिज्म के क्या लक्षण होते हैं और इसकी जल्द पहचान क्यों जरूरी है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक विकास उचित होना आवश्यक है। यदि बच्चे के मस्तिष्क का विकास बाधित हो तो उसके लिए समस्या का कारण बन सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी मस्तिष्क के विकास से संबंधित समस्या है जो बच्चे के व्यवहार, सोचने की क्षमता और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अर्थात इसके लक्षण अलग अलग लोगों में अलग हो सकते हैं। ऑटिज्म होने के संकेत किसी बच्चे के जीवन के पहले 3 वर्षों में सरलता से दिखने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। बच्चे का विकास दूसरे बच्चों की तुलना में अलग होता है और वो दूसरे बच्चों से अलग दिखते, बोलते और महसूस करते हैं। हर बच्चे को या इंसान को जिसको भी ऑटिज्म है, उसकी अपनी जो पॉजिटिविटीज़ है, उसकी क्षमता है, उसके बारे में उसको फोकस करना है, उसके लिए उस पर प्राइड रखना है, उसके ऊपर हौसला बनाना है। सामाजिक संचार व संबंध में समस्या, भाषा और संवाद में समस्या, भावनाओं या इच्छाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होना, एक ही गतिविधि या क्रिया को बार बार दोहराते रहना, शोर, रोशनी या स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का संकेत हो सकते हैं। इसका जो मेन स्टेज ट्रीटमेंट बिहेवियर थेरेपीज हैं जो विभिन्न प्रकार की होती हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, पर मेडिकेशन का कुछ रोल होता है। अगर बच्चे में मिर्गी है, बच्चे में ज़्यादा चंचलता है, बच्चे में एग्रेशन है, इनअटेंटिवनेस है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, सोने में आप 15-20 मिनट ना लगा के बहुत टाइम लग रहा है, रात को बार बार उठ रहा है, उन सब सिचुएशन में फॉर सम टाइम उसको थेरेपी के अलावा दवाइयों का उसका ज़रूरत होती है। यदि आपका बच्चा आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता या आपकी आवाज सुनने के बाद भी वो खुश नहीं होता या कोई जवाब नहीं देता, वो दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक चुप रहता है, अगर आपके बच्चे में इनमें से कोई भी संकेत लगता है तो अवश्य एक विशेषज्ञ को दिखाइए। ऑटिज्म के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने से इन बच्चों को काफी सहायता मिल सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हमारी नेवी के जहाजों के लिए हेलीकॉप्टर कितने जरूरी है, आइए आपको बताते हैं हमारे संवाददाता नंदिता डागर की इस खास रिपोर्ट के जरिए। हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ और लैंड कराना बहुत ही ज़्यादा महीन और स्किल वाला, हुनर वाला काम होता है, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर को एक चलते हुए जहाज पर लैंड कराना होता है तो कितना महीन और कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जो कि हिल रहा है, डगमगा रहा है, रोल और पिच जिसको कहते हैं समुद्र में, वो हो रहा है इस जहाज का। साथ में विंड्स यानी कि हवा की जो गति है, प्रेशर है, वो भी हर पल बदल रहा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर को एक जंगी जहाज पर टेक ऑफ और लैंड कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जॉब होता है। हमारे इंडियन नेवी के एविएटर्स ने ये कला, ये हुनर सीख लिया है और अब वो इस हुनर को अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, हिंद महासागर के 9 देशों के सेलर्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे इस स्किल को अंजाम दिया जाता है। जब भी एक युद्धपोत समंदर में जाता है किसी भी मिशन के लिए, तो उस पर हेलीकॉप्टर का होना उसकी ताकत में वृद्धि करता है। सो अब हेलीकॉप्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइदर फॉर रेस्क्यू, किसी को बचाने के लिए, एयर एम्बुलेंस रोल में, सामान शिफ्ट करने के लिए, क्रिटिकल इक्विपमेंट को शिफ्ट करने के लिए, या वो आपको अर्ली वार्निंग दे सकता है खतरे की। सो इट इज़ अ बहुत बड़ा हमारा एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है। अगर हम हिंद महासागर में अपने आप को प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इन्हें बताएं और इनको ट्रेन करें इन एक्टिविटीज़ विच वी हैव बीन डूइंग फॉर लॉन्ग टाइम। फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूवल किया जाता है सबसे पहले, जिसमें ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर डेक जो INS सुनैना का है, इसमें कोई भी लिटर, कोई भी गंदगी, छोटी सी ऐसी चीज़ ना हो, जो ऑब्जेक्ट ना हो जो इस हेलीकॉप्टर की मशीनरी में घुसकर उसको खराब कर दे। बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर इनको ना ख्याल किया गया तो। साथ ही हेलीकॉप्टर को लैंड करने के बाद ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, जमीन पर हेलीकॉप्टर को लैंड करने के बाद तो वो हो गया, लेकिन ये रिंग से उसको सिक्योर किया जाएगा ताकि वो हेलीकॉप्टर एक चलते हुए जहाज से स्लिप ना करे या टॉपल ओवर ना हो जाए या उल्टा पुल्टा ना हो जाए। सो अभी जो आपने देखा, इसे कहते हैं FOR परेड, विच इज़ द फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूवल, जिसमें छोटे से छोटी चीज़ जो हवाई जहाज को नुकसान पहुंचाती है उसे हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त शिप सक्षम है इन केस ऑफ इमरजेंसी में, कहीं आग लग जाए, या तो वो क्रैश ऑन डेक से हो जाए, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए, या कोई और इमरजेंसी हो जाए, तो उसे बचाने के लिए, उसके क्रू को बचाने के लिए, पायलट्स को बचाने के लिए, एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए और शिप को बचाने के लिए। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ अरब सागर से INS सुनैना से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। म्यांमार में पिछले सप्ताह विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2700 से अधिक हो गया है। भूकंप के चलते बुनियादी ढांचे, सड़कें और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेजी से जारी है। भारत ने कल C-130J विमान से 16 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भेजी, जिसमें टेंट, जनरेटर, स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थ और आपातकालीन दवाएं शामिल थी। भारत की यह सहायता पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति के तहत म्यांमार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत जरूरत के अनुसार आगे भी सहायता भेजने के लिए तत्पर है। अमेरिका आज से प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर जवाबी शुल्क लगाने जा रहा है। ट्रंप की जवाबी शुल्क नीति जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका उन देशों से आयातित वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा जो ये देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। इसका चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको पर असर पड़ने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका के विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है कि शुल्क किस तरह के होंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इसकी घोषणा करेंगे। नवरात्रि की पंचमी तिथि को मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है, जो भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता है और अपने भक्तों को संतान सुख और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। स्कंद माता की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता के बारे में। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। माँ स्कंदमाता को मातृत्व के रूप में जाना जाता है। इस रूप की विधिवत पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और साधक को हर दुख दर्द से छुटकारा मिलने के साथ सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत शुभ माना जाता है।
माँ के मनमोहक स्वरूप की बात करें तो 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 में कमल और एक हाथ में बालक स्वरूप कार्तिकेय जी और चौथे हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। माँ कमल में विराजमान रहती हैं और वाहन की बात करें तो वो सिंह है। ऐसा माना गया है, पुराणों में यह लिखा गया है, जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई नाम निशान नहीं था, इनकी कोई चर्चा ही नहीं थी, पूरे जगत में मात्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय माता के तेज से एक प्रकाशमय हुआ और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माता का निवास स्थान सूर्यमंडल पर है। स्वाभाविक है, जब सूर्यमंडल पे माँ का निवास होगा तो वो माँ का तेज, ओज, उनकी प्रतिभा, वो प्रभा किस प्रकार से हो सकती है जो अकल्पनीय है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आनंदित हो माँ के उस सुंदर सी करुणामयी मुस्कान जो भक्तों के सामने अपनी मुस्कान से उनके सारे दुख हर ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के रूप में स्थापित किया और उन्हें राक्षस तारकासुर का संहार करने के लिए भेजा। माता का ये स्वरूप भक्तों को ये प्रेरणा देता है कि वे अपने जीवन के संघर्षों में धैर्य और शक्ति का संचार करें। माता स्कंद माता की पूजा से भक्तों को सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जो साधक के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है। माता को केले का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। माता स्कंद माता हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। उनकी कृपा से साधक भय मुक्त होकर अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है और हमें जीवन के हर चरण में सफलता प्रदान करता है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई में 1 से 4 मई तक होने जा रही वेव समिट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास करीब 85,000 एंट्री अब तक आ चुकी है। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाथराबे ने भोपाल में हुई पत्रकार वार्ता में दी। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के फाइनलिस्ट के नामों की भी घोषणा की गई। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के अजितेश शर्मा ने बताया कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर क्रिएट इन इंडिया की शुरुआत की गई है, जिससे भारत के टैलेंट को पहचान और मंच मिल सके। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर असीफा इंडिया की तरफ से संजय खिमेत्सना भी मौजूद रहे। वेव्स का एक यूनिकनेस ये है कि जुलाई में आदरणीय जो मिनिस्टर हैं इस क्षेत्र के अश्विनी कुमार जी, उन्होंने एक आयोजन के लिए भूमिका बनाई और लगभग अभी 26 संस्थाओं को जोड़ रखा है जो 32 डिफरेंट चैलेंजेस पे काम कर रही हैं। इसमें पूरे हिंदुस्तान से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नामांकन किया और उसमें 85,000 से ज्यादा लोगों ने अपने फाइनल सबमिशन दिए हैं। इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इंडियन पॉप कल्चर से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पुराने कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, चाचा चौधरी, शक्तिमान और इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, उनको भी करने के लिए अलग तरह से कैटेगरी रखी है और स्पेशल प्राइजेस भी हैं, ताकि इंडिया के जो रिलेटेड कॉस्प्ले करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा मिले। इसके 2 इवेंट हैदराबाद और मुंबई में किए जाएंगे। 7 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन चालू है। क्रिएटर स्ट्रीट्स करके वेबसाइट है, जो डिटेल दी गई है प्रेस रिलीज में, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। भारत में ई स्पोर्ट्स के भविष्य, भागीदारी और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के संबंध में नई दिल्ली में ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, क्राफ्टन और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आयोजित ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन खेल राज्य मंत्री रक्षा गडसे ने किया। इस कॉन्क्लेव में भारत को वैश्विक ई स्पोर्ट्स उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए रणनीतिक चर्चा, निवेश और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर राज्य मंत्री खडसे ने ई स्पोर्ट्स के माध्यम से डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया।
ई स्पोर्ट्स एक पूरा डिजिटल गेमिंग सेक्टर है, पर उसके साथ जो हमारा मेन फोकस है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं और आज तक हमने वही कोशिश की है। भारत सरकार ने वही कोशिश की, मंत्रालय ने वही कोशिश की, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि आज पूरी दुनिया जिस के साथ बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की ताकत भारत के पास भी है। उसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए हमें ई स्पोर्ट्स के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वही है, इसके ऊपर काफ़ी मंथन करना ज़रूरी है, काफ़ी विचाराधीन हमें रहना ज़रूरी है। उसके बाद भारत सरकार इसके ऊपर सोच के कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठा के आगे बढ़ेगी। वहीं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव पीयूष जैन और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे ने ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की भी बात कही और इस कॉन्क्लेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि ई स्पोर्ट्स से दुनिया भर में लोग जुड़ रहे हैं। इन खेलों में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक चर्चा जरूरी है। इंडिया एक टेक्नोलॉजी प्रधान देश है, मतलब तकनीकी में हम भविष्य में सबसे आगे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज एक दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में हम लोग 3 विषय रखे हैं। पहला विषय हमारा है कि ई स्पोर्ट्स का क्या भविष्य है इंडिया में, कैसे ग्रो कर रहा है इंडिया में ई स्पोर्ट्स और भविष्य क्या बनेगा। दूसरे सेशन में इंडिया का जो ओलंपिक एम्बिशंस है कि भविष्य में 2027 में जब पहला ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक होगा तो उसमें इंडिया की मेडल में कितनी दावेदारी होगी, इन सब विषयों पर हम लोग बात कर रहे हैं। और तीसरा पर्सपेक्टिव हमारा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है कि इसका बिजनेस और बाजार कैसे बनेगा। जब हम ये स्पोर्ट्स का फैलाव करेंगे, उसे आजकल हॉकी, फुटबॉल, हर गेम में ब्रेन की जरूरत है, आर्चरी, सब गेम में ब्रेन की जरूरत है। जब वो योगा है तो हर ये नहीं कर सकते कि नहीं है। तो हमें मेंटल के लिए जहाँ ये स्पोर्ट्स की जरूरत है, वहीं फिजिकल के लिए अन्य स्पोर्ट्स की जरूरत है। दोनों का तालमेल होगा तभी राष्ट्र के युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।